हाँ भाई, जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री आपने पहले भी पढ़ा हुआ है क्लास 10th में, और वहाँ पे जो हमारे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा होते थे, उन्हें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते थे। अब हम इन्हीं रेशियोज को क्या बोल रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोल रहे हैं। तो ऐसा क्या चेंज आ गया कि अब हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोल रहे हैं। तो भाई चेंज ये आ गया कि अब आप फंक्शंस के बारे में पढ़ चुके हो। आप ये पढ़ चुके हो कि जो भी हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होता है जो सिंगल इनपुट पे सिंगल आउटपुट डिलीवर करता है, कोई भी ऐसा रिलेशन होता है जो सिंगल इनपुट पे सिंगल आउटपुट डिलीवर करता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शंस बोल सकते हैं ना। तो इसी तरीके से हमारे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी बिहेव करते हैं। आप खुद सोचो, जैसे कि आप साइन के अंदर कभी भी 30 डिग्री डालो तो क्या ऐसा हो सकता है कि 1/2 के अलावा कोई भी आउटपुट आ जाए। आप कभी भी साइन के अंदर 30 डिग्री डालोगे तो 1/2 ही आउटपुट हमेशा आने वाला है। या फिर अगर आप साइन के अंदर 45 डालोगे तो भी हमेशा आपको एक यूनिक आउटपुट मिलेगा। सेम केस है, अगर आप साइन के अंदर या कॉस के अंदर 90 डिग्रीज डालते हो तो हमेशा आपको साइन 90 की वैल्यू 1 नज़र आएगी और कॉस 90 की वैल्यू 0 नज़र आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आज आप कॉस 90 कैलकुलेट कर रहे हो 0 आ रहा है, कल कैलकुलेट कर रहे हो वो 0.5 आ रहा है, या फिर अमेरिका में जाकर के कैलकुलेट कर रहे हो तो और कुछ वैल्यू आ रही है। तो जो हमारे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, ये हमेशा सिंगल इनपुट पे सिंगल आउटपुट डिलीवर कर रहे थे, इसीलिए अब हम इन्हें क्या बोल रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोल रहे हैं। ठीक है, एक बार हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो नंबर 1 चीज़ पे हमको पढ़नी है भाई एंगल मेजरमेंट के बारे में। ठीक है, एंगल मेजरमेंट के बारे में, एंगल मेजरमेंट के बारे में हमें पढ़ाई करनी है। आप कहोगे एंगल मेजरमेंट के बारे में क्या पढ़ना है, तो देखो भाई अभी अपने पास एंगल नापने की सिर्फ एक यूनिट है, डिग्री मेजर। ठीक है, तो अभी हम एक और नई यूनिट को इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम है रेडियन मेजर, और डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री के कन्वर्जन्स के बारे में हम कुछ पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। सेकेंड चीज़ पे हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। तो मैंने ये तो आपको बता ही दिया है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं इन्हीं को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोल रहे हैं। तो इनके अंदर और क्या अब अपने को अलग पढ़ना है, अलग भाई अपने को इसके अंदर अब ये पढ़ना है कि पहले जो हमारी स्टडी थी वो कन्फाइंड थी सिर्फ 0 से लेकर के 90 डिग्री तक। अब ये सारी बाउंडेशंस हटने वाली हैं। आपका एंगल जो है वो 0 से लेकर के कहीं तक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इनफैक्ट वो नेगेटिव में भी हो सकता है ना। तो ये सब कहानी हम पढ़ेंगे कि कैसे हम अपनी कम जानकारी के साथ कितने भी डिग्री तक के एंगल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सब जुगाड़ लगाना हम यहाँ पर सीखेंगे। थर्ड चीज़ हमें पढ़नी है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। लास्ट ईयर आपकी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी जिनके अंदर से 2 तो कटी गई थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर काफ़ी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, मतलब कि 22-24 के अराउंड है, और लास्ट ईयर वाली 3 भी हैं। ठीक है, तो अराउंड आप समझ सकते हो 25 के अराउंड आइडेंटिटीज़ हैं। तो उनका यूज़ कैसे करके हम चीज़ों को प्रूव कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम इस स्पेसिफिक पार्ट में पढ़ने वाले हैं। ये थोड़ा सा लंबा पार्ट रहेगा, ये थर्ड वाला। ठीक है, तो इसके अंदर मैं आपको 3-4 वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके, ताकि आपको याद करने में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दिक्कत ना हो, क्वेश्चन साथ साथ कराते रहूँगा। ठीक है, और लास्ट पार्ट है अपना एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का। लास्ट पार्ट है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का। इक्वेशन का मतलब वही होता है जो आप समझ रहे हो। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि x+3 जो है वो 5 के बराबर है, आपसे x की वैल्यू पूछ रहा हूँ, तो यही हमारी इक्वेशन होती है जहाँ पर क्या आ जाता है, इक्वल्स टू का साइन होता है और अपने को वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में भी इक्वेशन आ सकती हैं जहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी और ये देखना पड़ेगा कि थीटा के क्या क्या आंसर हमारे आ सकते हैं, या फिर क्या एक स्पेसिफिक आंसर ही आ सकता है। ठीक है, और एक लास्ट पार्ट हो रहा है बस, इन्वर्स ट्रिगो। ये आपका अभी 11th स्टैंडर्ड में नहीं है, ये 12th क्लास का पार्ट है बेसिकली, पर क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का पूरा पार्ट लिख रहा था तो इसको भी लिख देता हूँ। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री,
तो जैसे किसी भी फंक्शन का हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे फंक्शंस हैं इनका भी इन्वर्स की बात हम इस पार्ट में कर रहे होंगे। ठीक है, अभी 11th क्लास के प्रोस्पेक्टिव से सिर्फ ये 4 पार्ट आपको पढ़ने हैं, जो 5th पार्ट है ये आपका 12th स्टैंडर्ड में है भाई। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इस वाले पार्ट को अपना कवर करने वाले हैं, यानी कि एंगल मेजरमेंट की बात आज हम कर रहे होंगे। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंगल मेजरमेंट पे, क्या लिख देता हूँ, एंगल मेजरमेंट। देखो भाई, एंगल मेजरमेंट में एक यूनिट तो आपको पता ही है, डिग्री होती है, पर फिर भी अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि हमें लेंथ नापनी है कोई, है ना, तो आप कहोगे सर मीटर में नाप सकते हैं, किलोमीटर में नाप सकते हैं, यार्ड में, फुट में, इंच में, माइल में, नॉटिकल माइल में, मतलब कि अपने पास बहुत सारी यूनिट्स हैं लेंथ नापने की। इनफैक्ट अगर सपोज़ हमें कोई छोटी लेंथ नापनी हो तो हम उसे इस तरीके से भी नाप सकते हैं कि जैसे कि सपोज 6 मीटर एंड 73 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर, यानी कि मीटर के भी छोटे पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। पर क्या हमारे पास ऐसे डिग्री के कोई छोटे पार्ट्स अवेलेबल हैं? अभी तक नहीं थे, अभी हो जाएंगे। जैसे कि सपोज़ अगर कोई एंगल है जो 30 और 31 डिग्री के बीच में है, तो आप कैसे कहोगे कि 31.5 डिग्री है या 31.7 डिग्री है, डिपेंडिंग ऑन कितना एंगल है वो, है ना। तो आप उस एंगल को इस तरीके से बोलोगे, यानी कि आप पॉइंट में चले जाओगे, 30.7, 30.5, 30.2, इस तरीके की आप बात करोगे। पर अगर आपको जैसे सपोज कोई लेंथ है जो 30 और 31 मीटर के बीच की है, तो आप उसे किस तरीके से बता सकते हो, 30 मीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 7 मिलीमीटर, इस तरीके से आप उसे फर्दर डिस्क्राइब कर सकते हो। तो इसी तरीके की बात हम डिग्री मेजर के लिए भी पढ़ लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट एंगल मेजरमेंट की यूनिट अपने पास क्या है, डिग्री मेजर है। क्या है? डिग्री मेजर। डिग्री मेजर को हम लिखते कैसे हैं, इस तरीके से ऊपर की तरफ एक गोला बना करके हम डिग्री मेजर को लिख देते हैं। ठीक है, अब डिग्री मेजर के अंदर क्या कार्यक्रम मैं बता रहा हूँ कि 1 डिग्री जो होता है, जैसे कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, इसी तरीके से जो 1 डिग्री होता है ये इक्वल होता है 60 मिनट्स के। ये किसके इक्वल होता है? 60 मिनट्स के इक्वल होता है। अगर सिंबल्स की बात करें तो 1 डिग्री को इस तरीके से लिखते हैं, तो 60 मिनट को इस तरीके से एक डैश लगा के लिख देते हैं, यानी कि मिनट का सिंबल क्या है, इस तरीके से एक डैश लगा हुआ है। फर्दर अगर मैं 60 मिनट्स को या फिर 1 मिनट को और छोटे पार्ट्स में डिस्क्राइब करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 1 मिनट विल बी इक्वल टू किसके? 60 सेकेंड्स के। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स के इक्वल ये हमारा हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ से मैं सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मिनट के लिए अगर एक डैश लग रहा था, तो सेकंड के लिए क्या है अपने पास, डबल डैश यहाँ पर लगे हुए हैं, यानी कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स और हर मिनट में 60 सेकेंड्स। तो 1 डिग्री में कह सकते हैं हम कितने, 3600 सेकेंड्स हमारे पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जस्ट क्या है कि हमने छोटे पार्ट्स पढ़ लिए कि 1 डिग्री में कितने मिनट हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड हैं। ठीक है, तो डिग्री मेजर का पार्ट हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। ठीक है, इसके बाद एक और यूनिट हम एंगल मेजरमेंट की देखते हैं, यहीं पे देख लेंगे आप, चलो यहीं देख लेते हैं। ये जो हमारी सेकंड यूनिट है इसका नाम है भाई रेडियन मेजर। क्या नाम है इसका? रेडियन मेजर। रेडियन मेजर। इट इज़ जस्ट लाइक कि हम लेंथ को मीटर्स में भी नाप सकते हैं और यार्ड्स में भी नाप सकते हैं। तो एंगल को हम डिग्री में भी नाप सकते हैं और रेडियन में भी नाप सकते हैं। ठीक है, तो रेडियन मेजर, रेडियन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऊपर की तरफ से इस तरीके से सी बना के हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, XRADIAN भी लिख सकते हैं, या फिर RAD करके भी हम छोड़ सकते हैं। दिस इज एक्स रेडियन। ठीक है, अच्छा भाई, अब जैसे कि आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ कि 1 डिग्री किसके इक्वल है, तो आप कहोगे सर जो हमारा कंप्लीट एंगल होता है, इफ़ यू डिवाइड दैट कंप्लीट एंगल इन 360 इक्वल पार्ट्स देन 1 पार्ट विल बी कॉल्ड एज 1 डिग्री। यानी कि पूरे कंप्लीट एंगल को अगर आप 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो तो एक पार्ट क्या होता है हमारा, 1 डिग्री होता है। ये किसकी डेफिनेशन है? 1 डिग्री की डेफिनेशन है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 रेडियन की क्या डेफिनेशन है भाई, तो 1 रेडियन को किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है मैं आपको समझाता हूँ।
जैसे सपोज ये क्या है, एक सर्कल है, तो अब सर्कल के अंदर 1 रेडियन को डिफाइन करने के लिए क्या बातचीत चल रही है, ये एक बार थोड़ी सी आप बात समझो, ठीक है। 1 रेडियन को डिफाइन करने के लिए मैंने क्या कहा कि एक रेडियस बना दो, तो इन्होंने एक रेडियस बना दिया, ठीक है। अब मैंने कहा कि एक रेडियस और बना दो, तो इन्होंने मेरे से कहा कि भाई कहाँ बनाना है, दूसरा रेडियस तो मैं बहुत सारी जगह बना सकता हूँ, कहीं भी बना सकता हूँ, इसके ऊपर भी दोबारा बना सकता हूँ। इन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसे दूसरा रेडियस नहीं बनाना आपको, दूसरा रेडियस आपको इस तरीके से फर्स्ट रेडियस पे इंक्लाइंड कराना है कि जो इनका एंगल हो ये कुछ इस तरीके से हो कि ये लेंथ भी किसके बराबर हो जाए, रेडियस के बराबर हो जाए, यानी कि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो अब जो इनके बीच का एंगल है, दिस एंगल इज कॉल्ड 1 रेडियन। अगर हम प्रॉपर मतलब कि डेफिनेशन टाइप में बात करें तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल एट द सेंटर। तो रेडियस के बराबर की लेंथ जितनी एंगल सेंटर पे सबटेंड कर रही होगी, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, 1 रेडियन बोलते हैं ना, कि रेडियस के बराबर जो आर्क है, जैसे ये सपोज ये आर्क है तो इसका एक एंड पॉइंट ये हो गया, अगर ये आर्क है इस तरीके से तो एक एंड पॉइंट ये है, दूसरा एंड पॉइंट ये है। सबटेंड क्या होता है, कॉर्नर पॉइंट्स को उस पॉइंट से मिला दो जहाँ पे हमें सबटेंड कराना है। तो ये एंगल अब क्या हो रहा है, 1 रेडियन हो रहा है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर एंड द लेंथ ऑफ दैट आर्क मस्ट बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इस एंगल को हम क्या बोल रहे हैं, 1 रेडियन एंगल बोल रहे हैं, ठीक है भाई। तो अगर मैं यहाँ पर से लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 1 रेडियन क्या एंगल है यहाँ पर से क्या देख रहा हूँ मैं, रेडियस कितना सबटेंड करता है, 1 रेडियन एंगल सबटेंड करता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से कंप्लीट एंगल की बात करना चाहूँ, ठीक है, तो मैं क्या कैसे कंप्लीट एंगल निकाल सकता हूँ, देखो मेरे को क्या ये बात मालूम है कि ये जो कंप्लीट लेंथ है, ये कंप्लीट लेंथ किसके बराबर है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के बराबर है। अगर आर लेंथ 1 रेडियन सबटेंड कर रही है तो सर्कमफेरेंस की लेंथ यानी कि कंप्लीट एंगल तो सर्कमफेरेंस सबटेंड करेगा ना भाई, तो कंप्लीट एंगल कैसे सबटेंड होगा, यहाँ पे मेरे को क्या क्रिएट करना पड़ेगा, 2 पाई आर। तो दोनों तरफ 2 पाई से मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पे से मेरे को एक बात क्या पता चली कि 2 पाई आर सबटेंड करेगा 2 पाई रेडियन, यानी कि इन टर्म्स ऑफ डिग्री जो एंगल 360 डिग्री था कंप्लीट एंगल, इन टर्म्स ऑफ रेडियन वो क्या है, 2 पाई रेडियन है। रेडियस 1 रेडियन सबटेंड करता है तो 2 पाई टाइम्स ऑफ रेडियन विल सबटेंड 2 पाई रेडियन। दोनों तरफ 2 पाई से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। ये तो हमारी डेफिनेशन ही थी 1 रेडियन की, इसमें दोनों तरफ क्या करा, 2 पाई से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो अगर यहीं से मैं देखूं तो यहाँ से मैंने क्या बात बताई कि 2 पाई आर इधर तो कैसे सबटेंड हो रहा था 360 डिग्री से, पर यहाँ पे कैसे सबटेंड हो रहा है 2 पाई रेडियन से। तो यहाँ से मैं एक इम्प्लीकेशन ये निकाल सकता हूँ क्या, कि जो हमारा 360 डिग्री है कंप्लीट एंगल जो है वो यहाँ पर किसके इक्वल है, 2 पाई रेडियन के इक्वल है, ठीक है। यानी कि अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ दोनों तरफ तो 180 डिग्री किसके बराबर है, पाई रेडियन के बराबर है। एंगल मेजरमेंट का 2 में से पहला सबसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट यही है कि 180 डिग्री को अगर मेरे को कन्वर्ट करना है रेडियन में तो दैट विल बी इक्वल टू पाई रेडियंस, ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ से मैं एक और बात अगर निकालना चाहूँ तो ये निकाल सकता हूँ कि मेरे को ये बात पता चल गई है क्या, कि 1 रेडियन कितनी लेंथ ऑफ आर्क देता है, 1 रेडियन गिव्स आर लेंथ, कितनी लेंथ देता है, आर लेंथ देता है। अगर सरकमफेरेंस पे बात करूं तो अगर मैं यहाँ पे किसी भी एक आर्बिट्री एंगल थीटा, कोई भी रैंडम एंगल थीटा की बात कर रहा हूँ, तो थीटा रेडियन विल सबटेंड थीटा इंटू में आर, ठीक है, या फिर आर इंटू में थीटा। ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है हमारा किसका, लेंथ ऑफ आर्क का, कि अगर तो यहाँ पर एंगल जो है वो थीटा है तो यहाँ पे जो आर्क होगी वो क्या होगी, आर इंटू में थीटा हो जाएगी। तो लेंथ ऑफ आर्क को मैं कैसे लिख सकता हूँ, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क विल बी इक्वल टू आर इंटू में थीटा। और यहाँ पर ध्यान रखना है थीटा एंगल किस में है, रेडियंस में है, किस में है, रेडियंस में। तो ये 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आप नोट कर लो
कि लेंथ ऑफ आर्क इज आर इंटू में थीटा और 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई टाइम्स ऑफ रेडियन, सॉरी पाई रेडियन। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे से अगर हमें कंप्लीट एंगल कैसे देखा था कि रेडियस जितनी आर्क 1 रेडियन सबटेंड कर रही है तो 2 पाई आर कितनी सबटेंड करेगी, 2 पाई रेडियन सबटेंड करेगी। थीटा एंगल कितना सबटेंड करेगा, दोनों तरफ थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, थीटा इंटू में आर ये सबटेंड कर रहा होगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। जितना भी हमने पढ़ना था हम पढ़ चुके हैं, इसी से ही सारा काम अब हमारा हो जाएगा। काम कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा भाई। ठीक है, देखो भाई, पहला क्वेश्चन है अपने पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री मेजर टू रेडियन मेजर। कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री मेजर टू रेडियन। अच्छा भाई, एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि अब आप डिग्री से रेडियन की तरफ वाली ट्रांजिशन में हो, है ना, तो आपको जितना जल्दी हो सके आपको ट्रांजिशन वो कर लेनी है। ठीक है, 30 डिग्री कितने रेडियन होता है वो आपको डायरेक्टली याद रहना चाहिए, आपको बार बार कन्वर्ट करके देखने की ज़रूरत ना पड़े। अगर कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है तो वो आज की क्लास के बाद मतलब नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स टू रेडियन मेजर, दिख रहा है ना ऊपर का, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स टू रेडियन। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने पास सपोज 30 डिग्री, सेकेंड है सपोज 45 डिग्रीज। इस तरीके से मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, और फिर देखेंगे इन सबको हम कन्वर्ट किस तरीके से कर सकते हैं। कुछ मैं करूँगा, कुछ क्वेश्चंस आप करना बचे हुए। ठीक है, ठीक है, तो 10 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं और इन सब डिग्री मेजर्स को मेरे को किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है, रेडियन मेजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ एक बात पढ़ी है, क्या कि 180 डिग्री अपने को मालूम है किसके बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर होता है। यही मैंने आपको बताया था ना कि कंप्लीट एंगल जो हो रहा था वो यहाँ पे कितना हो रहा था अपना 360 डिग्री हो रहा था, तो और रेडियन की टर्म्स में कितना हो रहा था 2 पाई हो रहा था। तो दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो 180 डिग्री किसके बराबर है, पाई टाइम्स ऑफ रेडियन के बराबर है। ठीक है, तो मेरे को क्या पता है कि 180 डिग्री किसके बराबर है, पाई रेडियन के बराबर है। तो क्या कह सकता हूँ कि जो 1 डिग्री होगा ये पाई बाय में 180 रेडियन के बराबर होगा। 180 को नीचे ले आया। ठीक है, अपने को कितने की वैल्यू चाहिए, 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए। तो 30 डिग्री विल बी इक्वल टू, दोनों तरफ 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 इंटू में पाई बाय में 180। ठीक है, थोड़ा काटा पीटी करो, 0 से 0 गया, 3 से 18 गया, तो 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन। ठीक है, पाई को अभी पाई रहने दो जब तक वो डेनोमिनेटर में ना रहो। अगर डेनोमिनेटर में आए फिर पाई की वैल्यू डाल देना, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना, क्योंकि पाई इर्रेशनल है ना भाई, तो न्यूमरेटर में ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा, डेनोमिनेटर में अपने को ज़्यादा दिक्कत देगा। ठीक है, तो इस तरीके से 30 डिग्री क्या हो गया, पाई बाय 6 रेडियन हमारा हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर देता हूँ मैं। कौन सा करूँ, कोई भी ले लेते हैं, चलो जितने रंग हैं उतने क्वेश्चन कर दूंगा मैं यहाँ पे। सेकंड कर रहा हूँ, तो देखो सेकंड में भी मेरे को एक ही चीज़ पता है कि 180 डिग्री किसके बराबर है, पाई रेडियन के बराबर है। तो 1 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, पाई बाय में 180 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, 45 डिग्रीज की, तो दोनों तरफ 45 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 45 डिग्री विल बी इक्वल टू 45 पाई बाय 180। ठीक है, थोड़ी काटा पीटी मचा लेते हैं यहाँ पे, तो 9 5 ज़ा 45 और ये 2 ज़ा और 5 4 ज़ा, सो दिस विल बी 45 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, पाई बाय 4। ये तो जो शुरू जितने भी यहाँ पे रिजल्ट लिखे हुए हैं ना 10 के 10, ये तो आपको याद ही हो जाने चाहिए, क्योंकि इतना ऑफन हम इनको यूज़ करने वाले हैं। यानी कि मैं आपसे कभी भी आगे से पूछूं कि tan पाई बाय 4 कितना होगा, तो आपको ये प्रोसेस ना करना पड़े कि पाई बाय 4 45 डिग्री होता है और tan 45 कितना होता है, 1 होता है।
आपको सीधा दिमाग में रहना चाहिए कि tan π/4 इज 1, ठीक है। यानी कि इस ट्रांजिशन को आपको एलिमिनेट करना है, ठीक है, जब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा। ऑफ कोर्स अभी तो हम यही सीख रहे हैं, पर दिस प्रोसेस शुड बी मतलब वेरी क्विक इन योर माइंड, ठीक है। एक और देखते हैं, एक और रंग है अपने पास यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या है, सपोज कोई कर देता हूँ 150 वाला कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर भी अपने को क्या पता है कि 180 डिग्री किसके बराबर है, पाए रेडियन के बराबर है। तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा, पाए बाय में 180 के बराबर होगा। अपने को कितने की वैल्यू चाहिए, सपोज 150 डिग्रीज की वैल्यू चाहिए। तो ये क्या हो गया, 150 पाए बाय में 180 हमारा हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, इसको 0 से 0 काट लो और 3 की टेबल से काट लो, 5/6 हो जाएगा। तो 150 डिग्री विल बी 5π/6 रेडियन, ठीक है। एक और कर देता हूँ, एक सपोज ये अपने पास कोई भी ले लो, 270 वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो 180 डिग्री कितने के बराबर है, पाए रेडियन के बराबर है। तो 1 डिग्री किसके बराबर हो गया, इस हिसाब से यूनिटरी मेथड है तो आपने बचपन में सीखा ही है, 180 बाय में पाए, इसको इधर ले आया, ठीक है। तो 270 किसके बराबर हो जाएगा, दोनों तरफ 270 से मल्टीप्लाई कर दो, 270 पाए बाय में 180। तो ये 9 की टेबल से कट रहा है, 3 पे 2 पे, तो 3 पाए बाय 2 रेडियन। तो 270 डिग्रीज किसके बराबर हो गया, 3 पाए बाय 2 रेडियंस के बराबर हो गया। आई होप इट इज़ क्लियर एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ रिजल्ट्स ऐसे हैं इसके अंदर जो कि आपको मतलब वैसे तो सारे ही रहने चाहिए, पर कुछ ऐसे हैं जो कि कुछ ज़्यादा ही आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। तो जो मैं यहाँ पे हरे रंग से लिख रहा हूँ, ये तो आपको मतलब बिल्कुल ऐसे याद हो जाने चाहिए कि जैसे मैं कभी भी आपसे पूछूं कि sin π/3 कितना है, तो आपको तुरंत 60 डिग्री ना कन्वर्ट करना पड़े आपको π/3, आपको सीधा दिमाग में आए कि sin π/3 इज √3/2, ठीक है। 90 क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो ये भी लिख सकता हूँ मैं, पर चलो कोई नहीं है, सॉल्व करना। और ये 3 π/2। तो जो भी मैंने यहाँ पे हरे रंग से लिख दिए हैं, ये सब आपको बहुत ज़्यादा याद होने चाहिए, ठीक है। और भी है 362 पाई याद रहना चाहिए, 180 डिग्री पाई याद रहना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर एक जुगाड़ और है, अगर आप लगाना चाहो तो इस तरीके से, जैसे अगर मतलब थॉट प्रोसेस है जस्ट, और तो कुछ क्या है, जैसे कि 30 डिग्री कितना था, π/6 था। तो 60 डिग्री अगर मेरे को 30 से 60 जाना है तो कैसे जा सकता हूँ, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो इसमें दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 2 6 से कट जाएगा, तो π/3 हो जाएगा। अगर 30 से 90 जाना है तो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 से कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा। जस्ट सोचने का तरीका है, π/4 से 135 जाना है तो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 3 π/4 हो जाएगा। 30 से 150 जाना है तो दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 ज़ा 15, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 π/6 हो जाएगा। जस्ट थॉट प्रोसेस है ये, और कुछ नहीं है, ठीक है, कि किस तरीके से आप सोच सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कन्वर्ट डिग्री मेजर्स टू रेडियन मेजर। क्वेश्चन इससे उल्टा भी हो सकता है कि रेडियन मेजर से डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ पे समझो, लिख देता हूँ, चलो, कन्वर्ट द फॉलोइंग, आधे क्वेश्चन में आधे आप, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स टू डिग्री। रेडियन मेजर को डिग्री में आपको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कुछ, पहला है सपोज अपने पास 5 π/3, दूसरा है अपने पास सपोज -7 π/6, माइनस क्या आ गया मैं समझाता हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है। थर्ड है अपने पास सपोज -4, और फोर्थ है सपोज अपने पास -3। ये सब रेडियन मेजर्स की वैल्यू हैं और आपको इन्हें डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है। आप कहोगे सर फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला वही है जो मैं बता चुका हूँ आपको, कोई फॉर्मूला एज सच नहीं है, ठीक है। सिर्फ अपने को एक बात पता है, क्या पता है, अपने को ये पता है कि जो पाए रेडियन होता है वो कितने के बराबर होता है, 180 डिग्रीज के बराबर होता है, ठीक है।
तो पाई रेडियन अगर 180 डिग्री के बराबर है तो क्या बोल सकता हूँ, जो 1 रेडियन होगा वो 180 बाय में पाई डिग्रीज के बराबर होगा, इस तरीके से बोल सकता हूँ। अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, 5 पाई बाय 3 की वैल्यू चाहिए। तो क्या मैं यहाँ पे दोनों तरफ 5 पाई बाय 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 5 पाई बाय 3 इंटू में 180 बाय पाई, 1 रेडियन की वैल्यू निकाली और यहाँ पे 5 पाई बाय 3 क्रिएट कर दिया। पहले मैं क्या कर रहा था, 1 डिग्रीज की वैल्यू निकालता था और जितने भी डिग्री अपने को रिक्वायर्ड है उतना कन्वर्ट कर देता था, ठीक है। तो यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल, 3 से कितने पे कैंसिल, 60 पे, तो ये कितना हो गया भाई, 300 हो गया अपने पास। तो 5 पाई बाय 3 इज नथिंग बट 300 डिग्रीज, ठीक है। सेकंड वाला आप खुद से ट्राई करो। नेगेटिव का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, देखो भाई, नेगेटिव का मतलब जैसे हम लेंथ भी कोई कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर किससे होता है, डायरेक्शन से होता है ना। जैसे अगर मैं अपनी रियल लाइन को देखूँ तो दिस इज 0, ऑल वैल्यूज टूवर्ड्स इट्स राइट आर पॉजिटिव एंड टूवर्ड्स इट्स लेफ्ट आर नेगेटिव। यही कार्यक्रम है ना, राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, यानी कि डायरेक्शन से रिलेटेड है, लेंथ तो उतनी है। जैसे कि अगर ये लेंथ क्या है, यहाँ पर 3 हो रही है और ये यहाँ पर क्या हो रही है, ये भी 3 हो रही है। इट सिंपली मीन्स दैट अगर मैं राइट में मूव करता हूँ दिस इज 3 एंड लेफ्ट में मूव करता हूँ दिस इज -3, डिस्टेंस तो ये दोनों सेम ही हैं। तो सेम काम एंगल का भी है, बस एंगल के अंदर भी क्या है, डायरेक्शन से ही रिलेशन है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, दिस इज ट्रीटेड एज रेफरेंस लाइन, दिस इज ट्रीटेड एज रेफरेंस लाइन। अगर आप इस रेफरेंस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हो, ठीक है, देन इट इज टेकन एज पॉजिटिव एंगल, ठीक है। अगर आप रेफरेंस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो देन दिस इज पॉजिटिव, और अगर आप रेफरेंस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो देन दिस इज टेकन एज नेगेटिव एंगल, ठीक है। अब इस एंगल पे सपोज अगर आप रेफरेंस लाइन से इस तरीके से घूम के आते इस एंगल पे, देन इट वुड हैव बीन पॉजिटिव, क्योंकि आपने डिस्टेंस कैसे ट्रेवल करा है, रेफरेंस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेवल करा है। पर अगर आप क्लॉकवाइज मूव करोगे देन दिस डिस्टेंस विल बी टेकन एज एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, क्लॉकवाइज में नेगेटिव, ठीक है। इसी तरीके सपोज ये एक एंगल है अपने पास, अगर इसके अंदर हम यहाँ पे इस तरीके से ट्रैवल करते हैं एंटी क्लॉकवाइज देन दिस विल बी पॉजिटिव, पर अगर मैं इधर से इस पे आता हूँ तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव, बिकॉज दिस विल बी क्लॉकवाइज। सो दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। आई होप इट इज़ क्लियर। सिर्फ डायरेक्शन से रिलेशन है, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो सेम है, नेगेटिव आ रहा है तो मतलब क्या है कि क्लॉकवाइज कवर किया है, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज कवर किया है, ठीक है। रुको तो सेकंड क्वेश्चन आप करना, सिंपल वे में करना है, बस आखिर में आंसर में क्या लगा देना, नेगेटिव लगा देना, हो जाएगा, ठीक है। एक बार थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, कर लेंगे हम, मेहनत करने से नहीं डरते। देखो इधर भाई, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो अगेन मेरे को एक ही बात पता है कि पाई रेडियन कितने के इक्वल है, 180 डिग्रीज़ के बराबर है, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो 1 रेडियन है दैट वुड हैव बीन इक्वल टू इसके, ठीक है। ये पाई नीचे आ गया, 1 रेडियन इज दिस मैनी डिग्रीज। मेरे को कितने की वैल्यू चाहिए, मेरे को वैल्यू चाहिए -4 की, पर माइनस अभी नहीं ले रहा, आखिर में मैं जाके लगा दूंगा। तो 4 रेडियन की वैल्यू कितनी हो गई, 4 इंटू में 180 बाय पाई, ठीक है भाई। ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, 4 रेडियंस की वैल्यू यहाँ पर हमारी हो गई। पर मैंने आपको क्या कहा था कि अगर डेनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर आता है तो दिक्कत क्रिएट करता है, तो इसलिए इसकी मैं वैल्यू यहाँ पर डाल रहा हूँ। जो भी पाई की अप्रॉक्स वैल्यू है 22/7 वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो 4 पाई विल बी इक्वल टू, सॉरी 4 रेडियन विल बी इक्वल टू 4 इंटू में 180 बाय में 22, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। पाई की वैल्यू डाल 22/7। थोड़ी काटा पीटी कर लो यहाँ पे, 11 2, तो ये हो गया 36, और 36 को अगर मैं 7 से कर लूँ तो 6 7 42, 7 2520 आ गया भैया। तो 4 रेडियन इज इक्वल टू 2520 बाय में 11,
क्लियर है? ये इतने किस में आ रहा है, ये डिग्रीज में आ रहा है। अब छोड़ने को तो आंसर आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, पर एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि आप इसको पूरा डेसिमल में निकालो या फिर इसको और ज़्यादा मिनट और सेकंड्स के अंदर इसको लेकर के जाओ। समझ रहे हो बात को? जो हमने डिग्री के छोटे पार्ट पढ़े थे ना कि 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल है और 1 मिनट 60 सेकंड के इक्वल है, तो वो काम आपसे यहाँ पर करवाना चाह रहा है। तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर इसको डिवाइड कर लो। तो देखो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, इधर लिख लेता हूँ एक बार, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 2520 को 11 से, तो ये गया 2 पे 22, यहाँ पे किस पे आया 32 पे, ये हुआ 2 22 और ये कितना हो गया 100। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना हो गया 9 पे गया, तो ये कितना हो गया 99, ये कितना हो गया 99 और रिमाइंडर आ गया अपने पास 1। तो लास्ट ईयर आपने पढ़ी थी यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसके अकॉर्डिंगली क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 रेडियन इज इक्वल टू, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू माय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि दिस पार्ट, यानी कि 2520 को जस्ट मैंने लिख दिया है किस तरीके से, डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर की फॉर्म में। ठीक है, ऐसे ही तो होता है ना भाई। जैसे सपोज आपके पास 15 है, आप अगर इसको सपोज 4 से डिवाइड कर रहे हो तो ये 3 पे गया 12 और रिमाइंडर क्या आ गया 3, तो आप 15 को कैसे लिख सकते हो 4 इंटू में 3 प्लस 3, तो वही काम यहाँ पे लिखा है मैंने। ठीक है, अब अगर इस डेनोमिनेटर को थोड़ा सा मैं स्प्लिट कर लेता हूँ दोनों टर्म्स के नीचे, सो दिस विल बिकम इक्वल टू 11 इंटू में 229 बाय 11 प्लस 1 बाय 11, तो 11 से 11 कैंसिल हो गया, तो 229 प्लस 1 बाय 11। ये पूरा आपके पास क्या चल रहा है, डिग्रीज चल रहा है। क्या है ये पूरा का पूरा डिग्री है आपके पास। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं रब कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, तो 229 डिग्री प्लस 1 बाय 11 डिग्री अपने पास और है। पर क्या मेरे को ये बात मालूम है कि 1 डिग्री जो है ये 60 मिनट्स के इक्वल है, तो क्या ऐसा कह सकता हूँ 1 बाय 11 डिग्री विल बी इक्वल टू 60 बाय 11 मिनट। बात समझ रहे हो? तो 1 बाय 11 डिग्री की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, मिनट्स में इसे कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ, कितना 60 बाय 11 मिनट्स। अब अगर मैं 60 को 11 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो देखो किस तरीके से डिवाइड करूँगा इसे। 60 को 11 पे डिवाइड करा तो ये हो गया 5 पे 55 और अपने पास 5 रिमाइंडर आ गया, यानी कि 60 कैन बी रिटन एज 11 इंटू 5 प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसको किस तरीके से लिख रहा हूँ मैं, (229 डिग्री प्लस 60 मिनट को क्या लिख रहा हूँ 11 इंटू में 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 11। अगर डेनोमिनेटर को स्प्लिट करता हूँ तो 229 डिग्री प्लस इसके नीचे लिखूँगा तो ये तो 5 मिनट्स हो जाएगा, प्लस अपने पास क्या बचेगा 5 बाय 11 मिनट्स और बचेगा। ठीक है, अब 5 बाय 11 मिनट्स को अगेन मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो मेरे को क्या मालूम है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, तो 5 बाय 11 मिनट विल बी इक्वल टू 60 इंटू में 5 यानी कि 300, तो 300 बाय 11 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ 229 डिग्रीज प्लस 5 मिनट्स प्लस 300 बाय 11 सेकेंड्स। तो अगर 300 को 11 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा अपना, कितने पे जा रहा है 2 पे गया 22, फिर 80 तो 7 पे चला गया, फिर 30 बचेगा 0.27 सेकेंड्स। अब हम ये प्रोसेस रिपीट नहीं करेंगे रिमाइंडर वाला, क्योंकि अपने को कितने तक पता है, डिग्री की बाइफर्केशन कहाँ तक पता है हमें, सिर्फ सेकंड्स तक ही पता है। मिनट में ले आए हम, सेकंड्स में ले आए। आप इसे चाहो तो बीच में से प्लस के साइन रिमूव कर सकते हो, क्योंकि सिंबल ऊपर लगे हुए हैं तो दे themselves are evident that
कि ये क्या है, प्लस लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अप्रॉक्स लिखना पड़ेगा क्योंकि आंसर अभी अपना पूरा निकला है नहीं, क्योंकि ये मतलब टर्मिनेट नहीं हुआ ना भाई, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, अप्रॉक्स लिख दिया। ठीक है, अब जो सेकंड पार्ट है और जो फोर्थ पार्ट है ये आप करो। अच्छा, ये नेगेटिव था तो आंसर में हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, नेगेटिव लगा देंगे। आई होप इट इज़ क्लियर। थोड़ा सा लेंदी है पर मैंने पूरे स्टेप्स जानबूझ के लिखे हैं ताकि आप को मतलब समझने में थोड़ी आसानी हो पाए। ठीक है, ऑफ कोर्स डिफ़िकल्ट है हल्का सा, पर इतना भी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। देखो, लेंथ ऑफ आर्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो जस्ट। ठीक है, तो इसके अंदर ये दिया है कि फाइंड the length of arc of a pendulum। पेंडुलम की स्पेलिंग मेरे को आती नहीं है तो माफ़ कर देना भाई। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ पेंडुलम ऑफ लेंथ of length 70 by 11 centimeter if it swings through an angle of, सपोज लिखा है 30 डिग्रीज या चलो 60 डिग्रीज। अब आपको सबसे पहली बात ये पता होनी चाहिए कि लेंथ ऑफ आर्क किसके इक्वल होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू आर इंटू में थीटा, जहाँ पे थीटा किस में होगा, रेडियन में होगा। अब मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। ये एक पेंडुलम है इस तरीके से और ये इस तरीके से स्विंग कर रहा है। ठीक है, ये एंगल क्या है अपने पास, ये एंगल है 60 डिग्रीज और ये लेंथ क्या है अपने पास, ये लेंथ है अपने पास 70 बाई 11। ठीक है, तो इसको ही हम रेडियस मान सकते हैं क्योंकि अगर ये पूरा होगा तो इस तरीके से ये सर्कल बन रहा होता ना भाई। ठीक है, तो ये क्या होता, रेडियस ऑफ सर्कल ही हमारा हो रहा होता। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें रेडियस की वैल्यू मालूम है कितनी, 70 बाई 11 और एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री। 60 डिग्री का अभी हमने कन्वर्जन पढ़ा था, क्या होता है, पाई बाय 3। पाई की वैल्यू डाल देता हूँ अप्रॉक्स, यानी कि 22/7 और ये क्या हो गया, 3 हो गया। तो 7 से इसको काट लो थोड़ा, 10 पे चला गया और इसको काट लो थोड़ा, 11 से ये 2 पे चला गया। तो आंसर क्या आ गया, 20/3। चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो। अच्छा, ये जो भी है सेंटीमीटर में था तो ये भी क्या आ जाएगा अपना, सेंटीमीटर में ही आ जाएगा। तो ये लेंथ ऑफ आर्क निकाल दिया हमने, कौन सी, ये, कि ये लेंथ कितनी होगी, आर इंटू में थीटा, जहाँ पे थीटा किस चीज़ में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ही सिंपल क्वेश्चन आते रहते हैं। दो चीज़ें बस मैंने आपको बताई हैं, क्या कि 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर है और लेंथ ऑफ आर्क आर इंटू में थीटा के बराबर है। इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन करने के लिए आपको जानकारी रिक्वायर्ड है। ठीक है, पर एक काम आज की क्लास में ज़रूर करना कि ये एंगल आपको मतलब याद हो जाने चाहिए, आप इनके साथ कंफर्टेबल हो जाओ। और दो एंगल और ऑफ कोर्स, अरे अच्छा यहाँ से सॉरी, दो एंगल और क्या कि 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर है, ऑफ कोर्स ये तो आपको हो ही गया होगा, और 360 डिग्री 2 पाई के बराबर है। ठीक है, तो अगर आपको इतनी बात समझ में आ जाएगी तो आगे के टॉपिक समझने में क्लैरिटी रहेगी। समझ में नहीं मतलब ये तो मैं कहूँगा याद ही हो जानी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, चलो ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही रख लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम ये पढ़ेंगे कि मतलब एंगल अगर 90 से ऊपर जा रहा है या 0 से नीचे जा रहा है तो हम जितनी जानकारी अपने पास है, यानी कि 0 से 90 डिग्री तक की तो अपने को वैल्यू याद है, तो उतनी ही जानकारी से कैसे हम सब के सब एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू भाई आप सबका आने के लिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आगे का कार्यक्रम देखते हैं भाई, बाय।